ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। नाजरीन, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीसेज में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियां बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और यहाँ वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेके घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है।
फर्ज कर लें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट्स थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर्स सबसे ज्यादा आते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से इनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़े द मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है।